मतलब एच और के में रिलेशन, क्या करना पड़ेगा, क्या रिलेशन था अपने पास, m1 प्लस m2 प्लस m3 था एक, तो वो किसके इक्वल था, 0। तो इधर से तो m3 का मान रख दोगे तो m1 प्लस m2 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, एक रिलेशन वो था, ये किसके इक्वल था, 2a माइनस a का मान तो 1 हो चुका है, और m1 m2 का मान 2 है, प्लस इन दोनों में m3 कॉमन, ये बचेगा, m3 का मान निकाल चुके इधर, तो रख देंगे, और इसका क्या करें, इसका मान इधर से माइनस m3, यही किया था क्या, ये किया था नहीं किया था, यहां तक कर लिया था, अच्छा इसके ऊपर तक पहुंच गए थे यहाँ तक। तो अब यहां से मान रख दो, देखो m1 प्लस m2 का मान कितना, माइनस m3, और m3 हम ज्ञात कर चुके हैं, तो देखो कितना हो गया, 2 प्लस m3 का मान तो मैं रख रहा हूं यहां से माइनस k/2, और m1 प्लस m2 का मान आ जाएगा माइनस m3, m1 प्लस m2 का माइनस m3 मतलब k/2, और इक्वल टू 2 माइनस h, कितना आ गया, इसको सॉल्व करो जरा, ये 4 एलसीएम आ गया, तो 8 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 8 माइनस 4h, ये आ रहा है, ये 4 एलसीएम ले लिया, उधर गुणा भी कर दिया, उधर भी गुणा कर दिया, तो 8 से 8 खत्म, तो ये आ गया के स्क्वायर इक्वल टू 4h, और ये h और k में तो रिलेशन, h और k में रिलेशन आ रहा है, तो यही बिंदुपत होता है, तो बिंदुपत क्या हो जाएगा, h k का, ठीक है। 3 बिंदु वाला क्या, m, हाँ हाँ, m3 वाला जिसका m3 का मान आ जाएगा, हाँ आ गया उससे, am इसका माइनस 2am, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं, ये इक्वेशन, वो बिंदु परवलय पे आ रहा है क्या, क्यों नहीं हो सकता, अपन देखेंगे बहुत सारे केस, परवलय जो आया, हमें इस बिंदु का बिंदुपत चाहिए, इनके प्रतिशत बिंदु, तो इनका प्रतिशत बिंदु परवलय पर, तब तो एक ही परवलय, एक ही अभिलंब हो गया हो, तो ये कैसे हो सकता है भाई, एक ही बिंदु, अगर वो, या तो हो सकता है क्वेश्चन में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट माना जा सकता है, पर क्वेश्चन में यही दे रखा है अपन को। हाँ ऑप्शन में, नहीं ऑप्शन आंसर आ गया, वो तो आ गया, मुझे वो ये पूछना है कि थ्योरेटिकली होगा कैसे, वो पूछना, मैं तो आंसर तो आ गया, अपना आंसर उसमें गड़बड़ नहीं है, आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है, बस वो देखना है कि कैसे होगा, पॉसिबिलिटी क्या है। हाँ तीसरा अविलंब, एक बिंदु से पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, जब दो आ रहे हैं तो तीसरा भी कंफर्म आएगा, एक आता तो गारंटी नहीं थी, बस दो आता तीसरा कंफर्म। हाँ बोलिए, तेरी बात पूरी समझ में नहीं आई मुझे, यार एक मिनट बातें बंद करो भाई, हाँ सुनने दो उसकी बात।
ठीक है, बात समझ गए, सही कह रहे हो कि m1 m2 दोनों इस तरीके से होंगे कि दोनों या तो नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, तो उन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु परवलय पर आ जाएगा। हालांकि अपन ने केस पढ़ा हुआ है वो कि दो अभिलंब थे, वो परवलय में मिल सकते थे, वो देखा था अपने, उसके लिए कंडीशन भी निकाली थी, T3 पर मिल रहे थे वो, अपने माना था ऐसा, तो वैसा कंडीशन हो सकता है। बट अभी वाले केस में एक परवलय आ गया, इसका मतलब वो दोनों अभिलंब परवलय पर ही मिल रहे हैं, तो दोनों अभिलंब परवलय पर ही मिल रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि दो से हमने तीसरा कैसे मान लिया, आप कैसा मानेंगे ऐसा? जब भी आपके पास दो अभिलंब कंफर्म हो गए, तीसरा डेफिनेटली आने वाला है। एक के बाद नहीं बोल सकते, पर दो के बाद कंफर्म बोल सकते हो, क्योंकि त्रिघात समीकरण के या तो एक मूल होगा या तीन मूल होंगे, दो नहीं हो सकते। दो आ चुके हैं, इसका मतलब तीसरा भी है, तो आप तीनों मूल मानेंगे, उन्हीं के आधार पर लिखा आपने, ठीक है। हमेशा तीन मूल होंगे, अगर या तो एक मूल ही होगा या तीन होंगे, तो अगर दो आ चुके हैं तो डेफिनेटली तीसरा भी होगा, तीसरा भी वास्तविक होगा। तो इसी से अपने ये रिजल्ट निकाला है अपन ने। क्लियर है? आंसर तो सही, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बस वो प्रैक्टिकली बनाने वाली बात है। अगर वो वैल्यू अपने पास हिट एंड ट्रायल में लेके बना के देख तो बन सकता है ऐसा, ठीक है। चलिए, मतलब रिसर्च सब कर रहे हो, अच्छी बात है कि कैसा बनेगा, पर ऐसा क्वेश्चन कैसा बनेगा वो ध्यान रखा करो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बस याद आने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल 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 कर सकते। हाँ भाई, तो अपन ने स्पर्श रेखा अभिलंब सब ज्ञात कर लिए थे, और साथ ही साथ अपने इस पर जीवा वो भी देख ली थी, t=0, जीवा का मध्य बिंदु t=s1 वो भी देख लिया था। मध्य बिंदु वाला नहीं देखा, और SS1 इसका भी नहीं देखा, नहीं देखा, चलो देख लेते हैं, क्योंकि नहीं देखा तो बस देखना ही बाकी है बस, क्योंकि वो सब व्रत में देख चुके हैं अपन। मैंने आपको बोला था वो डायरेक्टली आएंगी चीजें सारी, व्रत में जैसा था एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आने वाला है। हटा दे इसको। हाँ भाई देखिए, तो ये डायरेक्टली सर्कल में देख लिया था अपन ने, t=0 से t=s1 से मिलता है अपन को, t=s1 से मिलता है डायरेक्टली, और t क्या हो जाएगा इसके लिए, y1 - 2a x + x1 = y1² - 4ax1, ये आ जाएगा जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु दिया गया है। ये डायरेक्टली आपको फॉर्मेट याद रखना है, ये तो जो भी परवलय होगा उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। परवलय दूसरा वाला भी हो सकता है, x² = 4ay, वहां भी यही काम करना है, इसी तरीके से करना है आपको। ये फॉर्मेट याद रखना है, ये फॉर्मेट याद रखना है कि टी कैसे फॉर्म करना है, S1 कैसे फॉर्म करना है। अगर x² = 4ay होता तो टी उसके अकॉर्डिंग बन जाता, x(x1) - 2ay y + y1 ऐसा बनता उसमें, ठीक है। और इसी तरीके से S1 हो जाता है x1² - 4ay y1। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है, t=s1, और सबके लिए यही फॉर्मेट है, व्रत के लिए भी, परवलय के लिए भी, व्रत के लिए भी और अति परवलय के लिए भी, सबके लिए सेम फॉर्मेट है। अगर मध्य बिंदु दे रहा है तो जीवा का समीकरण, ठीक है। दूसरा, परवलय की स्पर्श जीवा, स्पर्श जीवा का समीकरण व्रत में से याद करते थे, t=0, t=0,
तो इसमें वही परवलय जो लिया है उसी को एच माना हुआ है, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक बिंदु जिसके सापेक्ष जीवा बनानी है, बिंदु P, बिंदु P x1 y1 और स्पर्श जीवा t बराबर 0, t बराबर 0, इसका मतलब y1 इक्वल टू 2x प्लस x1। अरे भैया कहाँ है तू, कहाँ है? व्रत पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, और तू आज ये पूछा स्पर्श जीवा क्या होती है। देखो व्रत के जैसे व्रत में देखा था, इसमें भी एक परवलय के बाहर एक बिंदु P है, P को हमने मान लिया x1, y1, इसके इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची हमने, PA और PB, दो स्पर्श रेखाएं P और PB, A और B बिंदु पर स्पर्श कर दिए, इन दोनों को मिलाने वाली जीवा स्पर्श जीवा। ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी भाई अगर ऐसे सोचोगे। ये AB, ये तो समझ में आ गया, जीवा इसका मध्य बिंदु। कोई अभी पूछेगा मेरे से, इसलिए पहले ही बता, ये जीवा है, इसका मध्य बिंदु दे रखा है अपन को, इसको भी AB मान लेते हैं, इसका समीकरण लिखा है अपन ने यहाँ, ये जीवा AB है, ये वाला बना लो, सामने बना लो, फिर थोड़ी देर बाद दिमाग में आएगी बात की क्या था ये, तो अभी देख लो उसको। ये जीवा है जिसका मध्य बिंदु दे रखा है, उसकी समीकरण लिखी है अपन ने, और यहाँ एक बिंदु है P x1 y1 जो परवलय के बाहर स्थित है, उससे अपन ने दो स्पर्श रेखा खींची है। क्या हुआ? हाँ कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं, अब बोलते हैं सही। हाँ तो अगर बिंदु वृत्त परवलय के बाहर है, उससे दो स्पर्श रेखा खींची हमने, तो उनके जो स्पर्श बिंदु है उसको मिलाने वाली जीवा स्पर्श जीवा होगी, उसका समीकरण डायरेक्टली t बराबर 0 से मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से परवलय के स्पर्श युग्म का समीकरण, स्पर्श युग्म का समीकरण इस बार बिंदु P दे रखा है जिससे दो स्पर्श रेखा खींची, लास्ट वाला के बिंदु है ये P, और इस बार ये समीकरण लिखे स्पर्श युग्म मतलब PA और PP का संयुक्त समीकरण, PA और PP का संयुक्त समीकरण। तो देखिए स्पर्श युग्म PA व PB, तो वो कहां से मिलता था हमें? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। कैपिटल एस तो जो वक्र दिया हुआ है वो है, S1 क्या हो जाएगा? तो देखो ये तो S तो दिया हुआ वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये तो S हो गया। S1 क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस 4x1 बराबर t, y1 माइनस 2a x प्लस x1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मेट है इसका। ठीक है, तो ये जो रेखाएं स्पर्श रेखाएं बनाई थी PA और PB, इन दोनों का संयुक्त समीकरण है ये। अच्छा सब लोग जगे हुए मतलब कराया तो नहीं ना ये? मुझे नहीं, मुझे लगता है मुझे दूसरी क्लास में करवाया होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करवाया हुआ मैंने तुम्हारी क्लास। ठीक है, अच्छा ये वाला नहीं करवाया। परवलय की व्यास का समीकरण, चलो अच्छी बात है, कर लेते हैं। ये लिखते जाओ, इसमें कुछ करना नहीं है हमें, आपको फॉर्मेट आना है बस, आपकी 10 के लिए लिखवा रहा हूँ मैं, आपको याद आ जाए
जैसा व्रत में किया था वैसा ही भी करना है आपको, बस बनाना आना चाहिए। S1 कैसे बनाना है, टी कैसे बनाना है, वो आपके इसमें रख देना है बस, वो मान निकाल के। परवलय के व्यास का समीकरण, ये थोड़ा सा अलग चीज है, इसको देख लेते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया सबने? अब देखिए परवलय का व्यास जब भी बात करेंगे अपन, तो इसको डिफाइन करेंगे अपन कि हमें एक सेट दे रखा होगा समांतर जीवाओं का, मतलब समांतर जीवाओं का एक समूह दे रखा है हमें, समांतर जीवाओं का, उनके मध्य बिंदुओं का बिंदुपत व्यास कहलाएगा। जो भी समांतर जीवाएं दे रखी हैं उनके मध्य बिंदु का बिंदुपत। तो जो समांतर जीवाएं दे रखी हैं उनकी प्रवणता होगी हमारे पास, जो समांतर जीवाएं हैं, तो समांतर जीवाएं जब हम लिखेंगे जैसे, तो वो समीकरण कुछ इस टाइप की, जैसे y इक्वल टू x+1 बोल दिया अपन ने, तो अब y इक्वल टू 2x+2 हो सकता है, 2x+3 हो सकता है, 2x+5, कुछ भी कांस्टेंट चेंज होता रहेगा, पर ये 2x ये फिक्स हो गया, क्यों? समांतर है सारी। तो इस टाइप की है, तो हमारे पास m का मान होगा, उसकी सहायता से हमें व्यास का समीकरण चाहिए। तो देखो पहले तो एक लाइन लिख लो, परवलय की, क्या हुआ, मैंने पूछा तुमने कर दिया, बोला करो करो करो, कर लो, नोट कर लो फटाफट। हो गया? परवलय की, परवलय की समांतर जीवाओं के, जो रुकना चाहता है रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है। परवलय की समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदु पर परवलय का व्यास कहलाता है। हाँ देखिए जरा, ये परवलय है, परवलय की समांतर जीवा बनानी है अपन को, तो ये समांतर जीवा, नहीं तुम बातें करते रहो तो मैं रिपीट करूंगा ही नहीं, पहले बातें करो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये समांतर जीवा है, इन सबके मध्य बिंदु को जोड़ दो, इन सबके ये मध्य बिंदु को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब उनका बिंदु पर, मतलब वो सबको जोड़ दिया जाए, तो ये जो रेखा बनेगी इसको बोला जाता है परवलय का व्यास। इसको बोला जाता है परवलय का व्यास। ठीक है, अब देखो ज्ञात कैसे करना है। परवलय हमारे पास है y² इक्वल टू 4ax, और जो समांतर जीवाएं हैं उनकी प्रवणता दे रखी है अपन को m, समांतर जीवों की प्रवणता दे रखी है m। अब इसके व्यास का समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो जब हम ये बोल रहे हैं कि जो समांतर जीवाएं हैं उनके मध्य बिंदुओं का बिंदुपत, तो जिसका बिंदुपत चाहिए सबसे पहले उसको माना जाता है, उसको h, k मान लेते हैं अपन। ये मध्य बिंदु जो है इसको m बोल देते हैं, h, k, ये हमने मान लिया h, k, जिसका बिंदुपत ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं माना समांतर जीवाओं, समांतर जीव मध्य बिंदु, क्योंकि एक तो माननी पड़ेगी, तो हमने एक कोई जीवा ले ली होगी, उसका मध्य बिंदु m, h, k। ठीक है, तो अतः जीवा का समीकरण, जब मध्य बिंदु आ गया तो जीवा का समीकरण में पता होता है, t बराबर s1, t बराबर s1, ये अप्लाई करें इसमें, तो परवलय y² इक्वल टू 4x लिखना है इसके लिए, तो क्या हो जाएगा बताओ, कितना?
के वाई, वाई वन नहीं इधर, एच के है, के वाई माइनस 2a एक्स प्लस एच इक्वल्स टू, ये तो हो गया टी, अब बराबर S1, S1 मतलब हो गया के स्क्वायर माइनस 4a 4h। अब देखो ये जो समीकरण लिखी, ये समीकरण उस जीवा का समीकरण है जिसके लिए मध्य बिंदु माना अपन ने, ठीक है। इसके मध्य बिंदु का बिंदुपद चाहिए तो फाइनली एच और के में समीकरण चाहिए, बस एच और के में वो जो समीकरण आएगी वही व्यास की समीकरण होगी, क्योंकि उसी का बिंदुपद हमने व्यास बोला है। तो उसको ज्ञात करने के लिए अपन ये देखें कि ये जो समीकरण लिखी अपन ने, इसका अगर प्रवणता देखें, प्रवणता बताते हो इसकी प्रवणता कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी बताओ। और ये हमें एम दी हुई है 2/k, एम के बराबर होना चाहिए। तो अब अगर मैं बोल रहा हूँ बिंदु एच के का बिंदु पर, कितना हो जाएगा, के की जगह वाई रख दें तो 2a/y इक्वल टू m, y इक्वल टू 2a/m। ये समीकरण हो गया व्यास का समीकरण। ये व्यास का समीकरण है, लिख लो इसको। होगा m 0 क्यों होगा, अगर पैरेलल आ रही है तो जीवा भी उस तरीके होगी, वो जैसी जीवा देगा उसके अनुसार आएगा। जीवा तो बहुत सारी है, समांतर है, उनके मध्य बिंदु को जोड़ बिंदु मिला उनका, तो मैथमेटिकली ऐसे ज्ञात करते हैं उसको। जीवाओं बहुवचन होता है, जीवाओं, जीवाओं बहुवचन है, बस बहुत सारी। कहीं भी हो सकता है, उस जीवा के समूह के लिए एक होगा, वो जो जीवा समूह लेंगे। देखिए जैसे वृत्त के अंदर भी बहुत सारे व्यास हो सकते थे, वृत्त के अंदर भी बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, इसमें भी और व्यास भी हो सकते हैं, पर इस जीवा समूह के लिए ये जो समूह दे रखा है जिसकी प्रवणता में पता है उसके लिए एक ही होगा, उसके लिए एक ही होगा। कोई दूसरी जीवा देगा, दूसरे जीवा समूह देगा जिसकी प्रवणता कुछ और होगी, उसके अनुसार कोई दूसरा मिलेगा मैं, क्योंकि y बराबर कांस्टेंट आ रहा है। देखो m जो मान रख दिया, अगर m का मान दे दिया गया आपको पहले से, उसके लिए कांस्टेंट बन गया है y इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इक्वल टू कांस्टेंट जो रेखा होती है वो x एक्सिस के समांतर होती है, तो x एक्सिस के समांतर रेखा मिल गई हमें। अलग ले लोगे तो व्यास बदल जाएगा। अरे जैसे वृत्त में भी अलग अलग व्यास हो सकते हैं, इसमें भी अलग व्यास हो सकते हैं जीवा के करस्पॉन्डिंग। एक क्वेश्चन लिखो, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू, कौन है ये, कौन किसका मोबाइल बज रहा है, क्यों, हाँ क्या हो गया। देखिए भाई, परवलय दे रखा है और जीवा का समीकरण दे दिया, उसमें सी के रूप में दे दिया उसने,
और सी कांस्टेंट है, वो कुछ भी हो सकता है, सी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो उसके सापेक्ष बोला है, मतलब उनके मध्य बिंदु का बिंदु पद, उसके सापेक्ष ज्ञात करना, मतलब ये जो जीवाएं दे रखी हैं इनके मध्य बिंदु का बिंदु पद ज्ञात करना है। तो हमें उसके लिए डायरेक्टली पता है फॉर्मूला y इक्वल टू 2a/m। 2a, a का मान कितना 3, तो y इक्वल टू 6 बाय, और m का मान कितना 3, तो 6/3 2 आंसर हो गया, तो y इक्वल टू 2, ये व्यास हो गया इसका। ये देखिए y इक्वल टू 3x प्लस सी। अब ये सी जो भी रहा हो, पर इसकी प्रवणता मिल गई हमें, m का मान मिल गया, m का मान 3 हो गया, और y इक्वल टू 2a/m लिखना है अपन को। a का मान यहां से मिल रहा है हमें 3, तो 2 इंटू 3/3, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 2। ये व्यास आ गया अपने पास। काय को निकालनी है? नहीं निकालनी, निकालनी नहीं, नहीं आएगा ही नहीं। हाँ भाई क्लियर है। हाँ भाई परवलय में स्पर्श रेखा, अधस्पर्शी, अभिलंब तथा अधोलंब की लंबाई। अब देख लो फटाफट। देखिए आप जितना बातें करोगे क्वेश्चन उतने कम होते जाएंगे, जितना बातें करोगे क्वेश्चन उतना, मुझे कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, टाइम वही रहेगा। नहीं मुझे चिंता क्या करनी है भाई, चिंता मुझे करनी नहीं है, चिंता तुम्हें करनी है। टाइम तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास तो है, मेरे पास बहुत सारा टाइम है, तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम बातें करोगे तो तुम अपना टाइम बर्बाद कर दो, अभी वाला भी, और इसके कारण बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे जो बातें कर दो, ये माइंड में आपकी बातें याद आएंगी उस टाइम, एग्जाम वाले टाइम पे वो बातें जो अभी कर रहे हो अभी, वो बातें घूमेंगी उस टाइम, जबकि आपके माइंड में टॉपिक रहना, टॉपिक आप देख नहीं रहे, टॉपिक निकलता जा रहा है। बात समझ आ रही है? बस ये बातें आगे इधर उधर चलेगी तो काम होगा ही नहीं। मुझे 1% फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से, क्योंकि सिलेबस होना है, हो ही जाएगा सिलेबस। तो तुम्हारा हुआ नहीं हुआ वो डिपेंड करता है, मेरा तो हो जाएगा, तुम्हारा हुआ नहीं हुआ। अरे जो मुद्दे की बात है वो सुनाकर, बात समझ आ रही है सबको, कि अगर नहीं पढ़ोगे तो मेरा लॉस नहीं है, क्योंकि टाइम बचा ही नहीं अपने पास। आज कितनी तारीख है? 15, 15 आ गई, और कुछ लोगों को नए साल का इंतजार होगा, 15 दिन ऐसे निकल जाएंगे, और नए साल के चक्कर में 2-3 दिन तो बर्बाद हो ही जाएंगे कुछ लोगों को। ठीक है ना? तो वो दिन बर्बाद, नया साल आता है, नए नए साल में हम खुद ही कमिटमेंट कर रहे होते हैं, 2-4 दिन वैसे बर्बाद कर देते हैं अपन, कि इस साल ऐसा करेंगे, इस साल वैसा करेंगे, इस साल वैसा करेंगे, और ऐसा वैसा करते करते 10 दिन निकल गए। ठीक है, उसके बाद जब फील आएगा कि जेईई में इसका एग्जाम बिल्कुल यहाँ आ गया, तो फिर हम टकरा जाएंगे उससे, समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी भी थोड़ा वो जो टाइम बचा उसको यूज कर लो, कोशिश करो कम टाइम में से ज्यादा चीजें मिले, प्रोडक्टिविटी अपनी ज्यादा होनी चाहिए क्लास के अंदर। क्लास में जो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट वो सॉलिड हो जाए, आपको कम से कम उसको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। वैसे तो टॉपिक इतने टाइम से चल ही रहा है, चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, ये भी खत्म हो जाएगा, एक आध दिन में कोई दूसरा आ जाएगा। टॉपिक तो आते जाते रहेंगे, बट वो आ रहा है, जा रहा है, यहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा हो, जहाँ जाना चाहिए एड्रेस पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा हो, टॉपिक तो आएगा। इतने सारे लोग बैठे हैं, मुश्किल से 5-7-10 लोग जो होंगे जो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, उनका तो ठीक है। बाकी लोग जो नहीं पढ़ रहे, बातों में लगे हुए हैं, हालांकि जो लोग बातों में लगे हुए वैसे भी 15 या 20 लोग हैं बस,
पर उन 15-20 लोगों का इम्पैक्ट तो सब पे, अड़ोसी पड़ोसी सब पे ही पड़ रहा है। तो 15-20 लोगों को बात कर रहे हैं, किससे करके? अपने पड़ोसी से, अपने अड़ोसी से बात तो उनसे करने वाले हो, तो उन पर फर्क पड़ने ही वाला है। ठीक है, तो पर इन बातों बातों के चक्कर में बात बिगड़ ना जाए, कोशिश करो कि टाइम बच्चा है इसको यूज कर लो। वैसे ही क्लास का 15 मिनट ऐसे निकल गया था और इसके बाद फिर अपन ऐसी बातें कर रहे हैं। तो 11th क्लास होती है तो समझ में आती है बात। उनको तो ठीक है, थोड़ी देर हम भी खड़े हो जाते हैं साइड में, चलो कर लो बातें, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास टाइम है अभी। पर तुम्हारे लिए तो ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं, टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। हाँ हाँ, बोल रहे हैं, हेडिंग बता। अधर, एक तो स्पर्श रेखा, अधर स्पर्शी, अभिलम और अधोलम। अधोलम बता रहे हैं क्या क्या है, रुक जाओ अभी देख लो। देखिए, एक बिंदु P है जिस पर स्पर्श रेखा खींची हमने और उसी बिंदु पर अभिलंब भी खींचा। तो जो स्पर्श रेखा खींची है वो एक्स को या परवलय एक्स को इसी बिंदु T पर, टी फॉर टेंजेंट, स्पर्श रेखा के लिए टी बिंदु मान लिया हमने, टी बिंदु पर एक्स एक्स को कट करती हो। जो अभिलंब खींचा हमने वो एन, नॉर्मल, नॉर्मल की एन यूज कर लिया अपन ने, एन बिंदु पर एक्स को कट करता है। इधर से जो P है, इधर से एक लंब डाला अपन ने एक्स एक्स पर, वो हमने मान लिया एम बिंदु पर काटता है। अब देखो, ये टी से लेके पी, मतलब पी बिंदु वो है जहां स्पर्श रेखा खींची गई है या स्पर्श बिंदु, वहां से लेके जहां ये उसकी अक्ष को कट कर रहा है, वहां तक की दूरी को हम बोलेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये वाली दूरी अपन मान रहे हैं स्पर्श रेखा। पी से लेके एन तक की दूरी, इसको मान रहे हैं हम अभिलंब। स्पर्श रेखा प्रोजेक्शन है एक्स एक्स पर, प्रोजेक्शन तो प्रक्षेप, ये इसका प्रोजेक्शन ये टीएम, इसको बोला जाता है अधर स्पर्शी, इसको बोला जाता है अधर स्पर्शी। अधर स्पर्शी। और इस अभिलंब का जो प्रक्षेप होगा उसको बोला जाएगा अधोलंब। ये लिख देता हूं उसको, ये तो यहां से लेके यहां तक है, ये तो अधर स्पर्श हो गया, और यहां से लेके यहां तक ये अधोलंब हो गया। तो ये जो स्पर्श रेखा मानी हमने, इसका जो प्रोजेक्शन है उसको तो अधर स्पर्श ही बोल दिया, और अभिलंब का प्रोजेक्शन अधोलंब बोल दिया। ठीक है, इन सबकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें, इन सबकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें, स्पर्श की लंबाई कितनी, अभिलंब की लंबाई कितनी, और अधर स्पर्शी की और अधोलंब इनकी लंबाई। इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु P मानना पड़ेगा। तो प्राचल रूप में मान सकते हैं, वैसे आप किसी भी रूप में मान सकते हैं, सब में आपको ज्ञात करना आना चाहिए, पर अपने लिए अभी अपन ने T के रूप में मान लिया इसको, T के रूप में मान लिया। अगर T के रूप में मान लिया मतलब AT स्क्वायर 280 बिंदु है, अगर वो AT स्क्वायर 280 है तो इस M बिंदु के निर्देशांक बता सकते हो क्या, क्या हो जाएगा? AT स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा का समीकरण डायरेक्टली क्या लिखें, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, टेंजेंट एट पॉइंट P वो था YT बराबर x प्लस AT स्क्वायर, ये अपने पास P पर स्पर्श रेखा का समीकरण। अगर इधर से बिंदु T चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, बिंदु T y बराबर 0 रखना है, तो इसमें y बराबर 0 रख दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो T के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये आ गया। इसी तरीके से बिंदु P पर अभिलंब, बिंदु P पर अभिलंब, तो उसका समीकरण क्या था, y प्लस टी एक्स इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यूब, ऐसा।
इसमें भी बिंदु n ज्ञात करना है। क्या करना है? y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखोगे तो x का मान क्या मिलेगा? तो ये तो 0 हो चुका होगा, ये t बटे में चला जाएगा, तो 2a प्लस at स्क्वायर x बराबर, तो ये बिंदु n के निर्देशांक मिल जाएंगे। यहाँ से n के निर्देशांक हो गए 2a प्लस at स्क्वायर कॉमा 0, ये n के निर्देशांक आ गए अपने पास। तो ये निर्देशांक आ चुका है, ये आ चुका है। अब अपने पास जब ये निर्देशांक हो गया, ये हो गया, ये वाली दूरी आ जाएगी, ये वाली दूरी आ जाएगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी डायरेक्टली इधर से ही देख सकते हैं अपन, क्योंकि ये निर्देशांक अपने पास रखा हुआ है। ये अपन को मिला माइनस एटी स्क्वायर कॉमा 0, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 280 स्क्वायर। ये है 80 स्क्वायर कॉमा 0, ये मिला 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 2a। तो ये लंबाई डायरेक्टली मिल गई हमें, तो अपन यहाँ से बता सकते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई जिसको अपन पीटी बोल देते हैं इधर, पीटी, वो किसके इक्वल आ रही है? अंडर रूट में किसके? एक तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये लंबाई है 80 स्क्वायर, सॉरी a प्लस 80 स्क्वायर, और ये लंबाई है 280। देखो जरा, ये पाइथागोरस लगा रही है इसमें अपन को, दिस स्क्वायर इनटू, हाँ अगर आप दूरी सूत्र लगा सकते हो, बात वही है, बात वही पड़ेगी, तो वही आने वाला है। देखो इसके निशान लिख दूं यहाँ से, ये आ गया माइनस 80 स्क्वायर कॉमा 0, ये टी बिंदु, और पी हमें पता है 80 स्क्वायर 280, तो 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर और प्लस 280 का, बात समझ आ गई? तो ऐसे लगा तो कैसे भी सोल्व करें, आगे सेम 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो, कितना आता है? ये 280 स्क्वायर हो गए, 280 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 280 का होल स्क्वायर, तो इसमें ये कॉमन दिख रहा है अपन को, 280 कॉमन लेंगे तो 280 स्क्वायर पूरा कॉमन आएगा, तो बाहर 280 आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा? देखो ये 280 कॉमन जा चुका है, तो यहाँ टी बचा हुआ था, और टी का स्क्वायर और इसमें +1, अपने पास स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई पीटी। ठीक है, इसी तरीके से अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई, अभिलंब की लंबाई पीएन, इनके बीच की दूरी देखनी है, तो इसमें भी वही, आप चाहे तो पाइथागोरस लगा सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, और ये आपके पास है, या फिर दो बिंदु है, दूरी सूत्र लगा, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी एन इक्वल टू अंडर रूट वो 80 स्क्वायर, और इसमें ये आया था 2a प्लस 80 स्क्वायर, तो लिख देता हूँ मैं 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि बिंदु ये है 2a प्लस 80 स्क्वायर और वो बिंदु है 80 स्क्वायर एक्स निर्देशांक प्लस y निर्देशांक, इसका तो 0 है, उसका है 280, तो 0 माइनस 280 कितना हो रहा है? देखो ये 80 स्क्वायर तो खत्म, होल स्क्वायर, इसको भी ओपन कर देते हैं, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है? 4a स्क्वायर, बाहर आ गया 2a और अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया पीएन की लंबाई, 2a अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से अदर स्पर्श की लंबाई, वो आप डायरेक्टली उसमें देख सकते हैं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं उसको अपन, तो अपने पास वो आ रही है टीएम, कितना आ रहा है टीएम? 280 स्क्वायर आ गया, डायरेक्टली दिख रहा है उधर, या फिर उसको ऐसे शो कर देते हैं टीओ प्लस ओएस ओ एम, टीओ, क्योंकि टीओ यहाँ से ले रहे हैं अपन, टी से लेके यहाँ तक, ये 80 स्क्वायर रहेगी, क्योंकि दूरी तो वो निर्देशांक माइनस में है, पर ये दूरी तो 80 स्क्वायर ही मानी जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 80 स्क्वायर ही रहेगी, तो 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर जो हो जाएगा। और अधोलंब की लंबाई, अधोलंब की लंबाई चाहिए हमें, तो ये है mn,
mn, तो mn में डायरेक्टली अपन बोल सकते हैं, तो एक तरह से माइनस कर दें on में से om, ये करना है अपन को, on में से om माइनस करना है, तो on अपने पास रहता है 2a प्लस एटी स्क्वायर और om 80 स्क्वायर, तो ये आ गया 2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में किया है, यही काम आप नॉर्मल फॉर्म में भी कर सकते हो। नॉर्मल मतलब जो अपने पास काटी रूप है x1 y1 मान के भी कर सकते हो। कैलकुलस में पढ़ा है कि तरीका इसका, नहीं पढ़ा अभी? अच्छा, कैलकुलस नहीं हुआ। हो गया। अब देखो इसको एक तरीके से और देख सकते हैं अपन, टी का मतलब यही है, पी टी होगा ना 80 स्क्वायर 280। देखिए अभी हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में मान लिया इसको, अगर ये किसी बिंदु के रूप में दिया होता x y1 मान लिए होते तो आप क्या करते, आपको एक स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए होता। अगर ये बिंदु, मतलब हम काल्पनिक रूप में अगर बात करते हैं, काल्पनिक रूप में अगर अपन को दे रखा था x1 y1, बिंदु P अपन को दे रखा है x1 y1, वैसे हम जब भी बिंदु दे रखा हो उसे टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। जब भी बिंदु होगा परवलय पर उसको 80 स्क्वायर 280 से तुलना करके टी का मान ज्ञात किया जा सकता है, तो इस रूप पे अपना सकते हैं। और बाई चांस कहीं आपको जरूरत पड़ जाए काल्पनिक रूप में करने की, उसका प्रोसीजर भी यही रहेगा कि P है तो इस पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, और m क्या होगा, m होगा dy बाई dx, m होगा dy बाई dx। क्यों, किसी भी बिंदु पर की प्रवणता कैसे मिलती है, dx से मिलती है, तो आप कैलकुलस के dy बाई dx क्या करेंगे वहां, और ये x माइनस x1, ये इस पर समीकरण आ जाएगा। टी बराबर जो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कैलकुलस के हेल्प से बता रहा था ये चीज। ठीक है, तो ये इस पर का समीकरण, अभिलंब समीकरण y माइनस y1 माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1, ये बात आ रही है। जैसे हमने स्पर्श रेखा समीकरण लिखा उसी तरीके से अभिलंब का समीकरण लिख दिया इधर।
ये होगी स्पर्शरेखा, ये हो गया अभिलंब। आवाज भी आएगी, बस तुम्हारी बातें स्टार्ट मत करो अभी, तुम्हारी बातें बंद रखो, अब मेरी आवाज आ जाएगी। देखो ये वाला काम दूसरे तरीके से, दूसरे रूप से बता रहा हूं मैं, काम वही है पर इस बार हम काल्पनिक निर्देशांक के रूप में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, पी बिंदु को x y1 मान लिया। जब जनरली हमारे पास दे रखा होता है काल्पनिक रूप में, तो ऐसा मान लिया अपन ने, और उस पर स्पर्शरेखा समीकरण लिख दिया। स्पर्शरेखा का समीकरण लिख दिया, dy/dx परवलय अवकलन से आएगी। परवलय का समीकरण जो भी होगा उसका अवकलन करेंगे, तो वहां से dy/dx ज्ञात करना आता है अपन को, वो ज्ञात कर लेंगे और यहां रख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया स्पर्शरेखा का समीकरण, उसी का रेसिप्रोकल, उसी का व्युत्क्रम विद नेगेटिव साइन, वो अभिलंब की प्रवणता हो जाएगी, तो ये अभिलंब का समीकरण। ठीक है, इसमें इतना सा काम करना है कि अगर ये तो बना लिया था ना सबने। अब देखो ये जो चित्र हमने बनाया था, इस बार ये टी की जगह x1 y1 हो गया। ये x1 y1 हो गया, तो ये लंबाई तो सीधी y1 है अपने पास। ठीक है, ये कोण अगर थीटा मान ले, तो टेन थीटा मतलब dy बाई dx अपने पास है, जो टेन थीटा है वही dy बाई dx है, जो टेन थीटा वही dy बाई dx। टेन थीटा का मान है y1 अपॉन ये वाली लंबाई। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, ये लंबाई तो डायरेक्टली मिल गई आपको, ये वाली लंबाई डायरेक्टली मिल गई। अपने टेन थीटा अप्लाई किया, टेन थीटा मतलब डी बाई डी एक्स, ये अप्लाई किया जाएगा आपने लंबटे आधार मतलब y1 अपॉन टीएम। अरे टी की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, डायरेक्टली इसमें बात कर रहा हूँ, टीएम। ठीक है, टीएम का मान मिल गया यहां से, टीएम का मान क्या हो गया, y1 अपॉन डी बाई डी एक्स। तो y1 क्या है, वो बिंदु है जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो बिंदु का y निर्देशांक है, और डी बाई डी एक्स वो प्रवणता, उसका अवकलन करने से जो मिली है वो आ जाएगा। अब हमें अगर ये चाहिए होगा अधोलंब, ये तो अदर स्पर्श निकाल ले, ये अधोलंब। तो देखो इधर से क्या हो जाएगा कि अगर ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये 90 और ये भी तो 90 है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा। अब एक बार फिर से लगा दो कि आपके पास ये है और ये क्या करना है, टेन थीटा लगा दें एक बार फिर से, टेन थीटा फिर से लगा दें। तो एक बार फिर से टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस बार लंब क्या बन गया, ये एम एन अपॉन वाई वन। इधर से एम एन का मान मिल गया y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आने के बाद अब देखो जरा, इस पर से लंबाई चाहिए, थीटा आपके पास है, ये लंबाई आपके पास है, थीटा मतलब टेन के रूप में है, और ये है कर्ण और ये है लंब। लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण मतलब y1 अपॉन पीटी, तो पीटी हो जाएगा y1 कोसेक थीटा, और कोसेक मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर अंडर रूट में, और वन प्लस कॉट स्क्वायर मतलब वन प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर, ये वन अपॉन डी वाई डी का स्क्वायर, ये इसका मान आ गया। और ऐसे ही पीएन आ जाएगा, पीएन किस में रिलेशन आ जाएगा, ये थीटा है, ये आधार, ये कर्ण, कॉस मतलब स्टेक बन जाएगा, उसका फॉर्मूला मिल जाएगा अपन को। देखो जरा, इसमें लगा रहे हैं थीटा, सॉरी कॉस थीटा, आधार मतलब वन और कर्ण मतलब पीएन, तो पीएन बराबर हो गया पीएन सेक थीटा वाई वन सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है, अंडर रूट प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास इसका फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एटलीस्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए। तो मैंने आपको ये प्रोसीजर उस तरीके से ही बता दिया और इस तरीके से भी बता दिया, जैसे आपको समझ में आता है वैसे करें, एग्जाम में जो क्लिक करता है आपको उस तरीके से करें। क्लियर है सबको ये, बना लो। तो ये तो मैंने नोट कर लिया था, कार्तिक में चाहे तो नोट करना चाहे लिख लीजिए। चलो।
हाँ भाई, दोनों क्लियर हो गए लॉजिक? हाँ भाई देखिए, ये सब बताने के बाद भी मेन चीज ये है, आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई किसको मान रहे हो, अभिलंब की लंबाई किसको मान रहे हो, अधोलंब की लंबाई किसको मान रहे हो, अधस्पर्श की लंबाई किसको मान रहे हो। अगर ये पता है आपको, ये कुछ याद नहीं भी रहेगा, आप खुद फाइंड कर लोगे क्वेश्चन में। देखिए भाई, अच्छा वो वाला क्लियर है, इसको एक बार फिर से देख लो। ये कब लगाना है, ये वाला वैसे जनरल अप्रोच है हमारे पास, पर वाले कोई सा भी हो उस तरीके में हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी हमारे पास स्टैंडर्ड ले रखा है हमने, तो उसका डीवा बीडेक्स ज्ञात कर सकते हैं अपन, उसका अवकलन करके, उसका अवकलन करके डीवा बीडेक्स ज्ञात करोगे, वो आगे स्पर्श रेखा की प्रवणता, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाएगी उस बिंदु पर प्रवणता आ जाएगी, क्योंकि वो बिंदु उसमें रखना पड़ेगा अपन को, तो डीवा बीडेक्स का मान आ जाएगा। तो वो जो मान है वो टेन थीटा का मान भी है, क्योंकि अगर स्पर्श रेखा का झुकाव अपने थीटा मान रखा है तो उसकी प्रवणता टेन थीटा है, वही डीवा बाई डीएक्स के बराबर है। तो ये मान आ चुका है। अब इसी से रिलेट करके अपने ज्ञात किया, ये तो डायरेक्टली समीकरण लिखी अपन ने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको, ये तो डायरेक्ट समीकरण लिखी हमने, क्योंकि बिंदु दे रखा है x1 y1, तो बिंदु प्रवणता लगा दिया y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m dy by dx आ चुकी थी, वो रख दिया। अभिलंब की प्रवणता, उसका व्युत्क्रम नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, माइनस वन अपॉन डी वाई डी एक्स एक्स माइनस वन। तो ये स्पर्श रेखा समीकरण और ये अभिलंब की समीकरण, ये दोनों आगे पास। अब इस तरह ने क्या किया, इनको रिलेट थीटा से, बाकी सारे काम जो वहां किए वो यहाँ भी कर सकते थे। आप यहाँ इस वाले समीकरण में y जीरो डाल सकते थे, वो सारे काम यहाँ भी कर सकते हो, पर उससे थोड़ा सा फंस जाते हो, क्योंकि वहां तो ए टी के फॉर्म में था, काम इजीली हो गया। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई वन ये सब आते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करना पड़ता। हाँ, क्वेश्चन में जरूर सॉल्व हो जाएगा इजीली, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू होंगे आपके पास, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, वहां काम ये कर सकते हो। यहाँ पर ने क्या किया, टेन थीटा से रिलेट कर दिया इसको, टेन थीटा से। तो टेन थीटा जब हमने देखा, यहाँ अगर ये कौन थीटा है, इसका झुकाव थीटा है अगर, और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, जिसमें लंब की लंबाई तो डायरेक्टली हमारे पास है y1, तो जो बिंदु है उसके अनुसार ही y1 तो डायरेक्टली मिला हुआ है। आधार जो आधार है वही अधस्पर्शी, जो आधार है वही अधस्पर्शी है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला से डायरेक्टली हमें अधस्पर्शी की लंबाई मिल गई, उसका फॉर्मूला मिल गया टीएम बराबर y1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, इसका फॉर्मूला आ गया। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में देखा अपन ने, अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये 90 में थीटा, और ये 90 में थीटा तो ये थीटा, क्यों, क्योंकि दोनों लंबवत होते हैं एक दूसरे के, स्पर्श का विलंब दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ये 90 था, तो ये जब 90 में थीटा बन चुका है तो ये थीटा बन गया, ये थीटा बन गया, तो एक बार इसमें फिर टेन थीटा लगाया अपन ने, जब टेन थीटा लगाया तो ये लंब बन गया और ये आधार बन गया, तो अपन ने ये लगा दिया एम अपॉन वाई वन, तो वाई वन का मान एम एन का मान क्या है यहाँ से वाई वन इंटू डी डी एक्स, ये इसका फॉर्म मिल गया अपन को। इस तरीके से अब अपन ने ये वाली लंबाई को रिलेट किया, ये वाली लंबाई और इस वाली लंबाई को, ये y1 हमें ज्ञात है, ये हमें ज्ञात करनी है, तो लंब बटे कर्ण sin थीटा लगाया, थीटा लगाया तो y1 अपन pt, pt का मान दिया अपन को, तो साइन अपन में आएगा, मतलब कोसेक बन गया, और कोसेक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, और कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर, तो टेन थीटा क्या था डी वाई बाई डी एक्स, तो वो लिख दिया अपन ने y1 अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आई क्या? इसके बाद इस वाले त्रिभुज में, क्योंकि अपन को अभिलंब की लंबाई भी चाहिए, तो इसमें अपने देखा कि ये लंबाई और ये लंबाई, इन दोनों में कॉस वाला, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार अपने पास है y1 और कर्ण बन गया pn, pn ज्ञात करना है, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ये sec थीटा बन जाएगा, और sec थीटा होता है अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स रख दिया इसमें अपन ने। आगे बात समझे, क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो क्वेश्चन। परवल है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्या क्वेश्चन मानक से नहीं आते, कॉन्सेप्ट सबका सेम ही रहता है। अगर मैं हर किसी को बताने लग जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर परवल ही करते रहेंगे अपन तो। एक परवले पे अपन को कॉमन बता दीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, जहां लंबाई की बात है, जैसे नाभि की लंबाई है, वो हमें पता है कि नाभि की लंबाई उस वर्टेक्स से, उस शीर्ष से फोकस की जो दूरी है उसका 4 गुना। अब कोई से परवल उठा लो उसमें 4 गुना आएगी,
ठीक है, पर अब तुम किसी और में ऐसा बोलो कि सर उसमें a, 0 आना चाहिए, वो नहीं आएगी। निर्देशांक बदलेंगे, लॉजिक जो लंबाइयां हैं वो सारी चीजें सेम रहेगी, उनके बीच की दूरी है वो सेम रहेगी, सेम मतलब एक ही टर्म में सेम रहेगी। तो आप ऐसे रिलेट करके फाइंड करोगे। हाँ क्या? हाँ नहीं, चेंज वो सब वही है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। हाँ याद रखना पड़ेगी बहुत सारी चीज, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। तुम्हें बेसिक लॉजिक पता है, देखो जहां बेसिक लॉजिक है रटना कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ रटने से काम चल जाता तो क्लास की जरूरत नहीं होती। वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको वो एटलीस्ट माइंड में क्लियर रहेगा। अगर आपने खुद ने फाइंड किया हुआ है तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जैसे यहाँ भी मैंने इतना लंबा चौड़ा लिखवा दिया, आपको इतना याद रहता है तो अच्छा। मेमोरी हमेशा सपोर्ट करती है, मेमोरी का फायदा हमेशा मिलता है, पर याद नहीं भी है तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे। आपको लॉजिक पता है, आप पता चल गया कि ये कैसे ज्ञात करना है, तो आपको अगर डाटा दे रखा है, मतलब नंबर दे रखे, नंबर फॉर्म में दे रखी है सारी चीजें, आप खुद वहीं ज्ञात कर लोगे सारी चीजें, तो आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी नहीं। पर आपको फॉर्मूला आता है, अप्लाई करना ही नहीं आ रहा, कि ऐसे होंगे, ऐसे काफी केस होंगे जब फॉर्मूला होगा आपके साथ पर आपको पता नहीं लग रहा होगा कि कैसे अप्लाई करना है इसके अंदर, तो फायदा ही नहीं उसका। अगर आपको पता है कैसे अप्लाई करना है, फॉर्मूला नहीं भी आ रहा तो आपको फटाफट निकाल लोगे, अगर टाइम है तो। टाइम नहीं है तो फिर तो दिक्कत है, पर अगर टाइम थोड़ा भी, अगर 1 मिनट भी आपके पास है तो आप याद कर लोगे उसको। ठीक है, तो वैसे याद करना है, मेमोरी हमेशा सपोर्ट करती है, बट कैसे आ रही है चीजें जल्दी याद भी रहेंगी, ज्यादा टाइम तक याद रहेंगी। ज्यादा टाइम तक याद रहेगा अगर आपको मेमोरी से पता हो रहा है कि हाँ, आपको पता भी आया कैसे, फटाफट जैसे फॉर्मूला आया आपको पता लग गया कि वहां से आया था। जिन जो लोग कर रहे हैं साथ में उनको पता लग रहा होगा, जो लोग साथ में कर रहे हैं बना के, जिनने ड्राइव किया तो उनको पता लगता है कि अच्छा ये फॉर्मूला आता ही, फॉर्मूला तो उनको याद आता ही है, साथ ही वो भी याद आ जाता है कि कैसे आया था ये। तो आपको फॉर्मूला याद है, आप वैल्यू तो डाल ही दोगे, तो उसमें दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है, तो सारी चीजें उस तरीके करनी पड़ेंगी। और जो इनके अलावा जो परवले आएंगे, तो या तो शिफ्टेड पैराबोल होंगे, शिफ्टेड मतलब अक्ष समांतर रखते हुए शिफ्ट करना है अपन को, तो उसमें ये निर्देशांक भी शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्टिंग करना आपको आना चाहिए उसके लिए। उसके लिए मैंने आपको बताया परवले में कैसे करना था, y प्लस समथिंग को कैपिटल Y मान लिया, x प्लस समथिंग को कैपिटल X मान लिया, उसके अनुसार करना है। तो उससे यही तो होगा कि जो शिफ्ट, क्योंकि देखो जो परवले था, अगर उसको, ये जो परवल है अपने पास है, इसको उठा के ऐसे कैसे उठा के कहीं और रख दें, तो ये इनकी जो लंबाइयां हैं वो चेंज होनी ही नहीं है, बस उनके निर्देशांक चेंज होंगे। और निर्देशांक कैसे चेंज करने वो हमें पता है। अगर इसकी नाभि लंब की लंबाई 4a आ रही है, वो कहीं भी ले जाओ 4a आएगी, पर उनके निर्देशांक अगर पूछेगा कि उसके एंड पॉइंट के निर्देशांक बताओ नाभि लंब के, तो चेंज हो जाएंगे, वो हमें देखने पड़ेंगे कि शिफ्टिंग कैसे करी है अपन ने। तो वो काम सबके लिए होगा। ठीक है ना, तो आपको याद तो रखनी चीजें, जैसे नाभि लंब की लंबाई, कोई फॉर्मूला अपने पास है, मतलब ये नाभि लंब का फॉर्मूला है। और भी फॉर्मूले अपन ने देखे, जैसे वो फॉर्मूला भी देखा है रिसेंटली, कोई लंबाई का फॉर्मूला अपन ने अभी देखा है क्या? अभी नहीं देखा। कौन सी लंबाई देखी थी मुझे? कौन सा? स्पर्श युग्म समीकरण नहीं, वो तो समीकरण देखा, लंबाई की बात कर रहा हूँ। अगर अभी प्रॉपर्टीज में कुछ तो अपनी प्रॉपर्टीज में देखेंगे भी, नीता से हाँ, जीवा की लंबाई जैसे देखी थी वो अपन ने 4/m² √a1 + m² अब परवलय जैसा भी हो, परवलय उसको कहीं भी घुमा दो, ये लंबाई चेंज होने वाली नहीं है। ये लंबाई किस पर डिपेंड कर गई उसकी, बस m का मान को पता लगा, अब उसको कहीं भी उठा के रख दो, लंबाई वही रहेगी। आपने शिफ्टिंग भी करी पर परवल की उसकी जो लंबाई है जीवा की वो वही रहने वाली है, बस वो आपको उस तरीके की याद करनी है। बात समझ आ रही है? तो आपको फॉर्मूले याद तो होने ही चाहिए, कैसे आ रहे हैं वो भी पता होना चाहिए, और पता तो बहुत कुछ होना चाहिए, आपके दिमाग के ऊपर है आप कितना याद रख पा रहे हो, कितना पढ़ पा रहे हो। ठीक है, लास्ट टाइम तक कितना रिकॉल कर पाओगे, जो भी पढ़ पा रहे हो उसको रिकॉल करना भी जरूरी है, सारी चीजें याद नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखा है ना अभी। वाले y² 4x के बिंदु 1,2 पर एक कौमा दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब खींचे जाते हैं, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब खींचे जाते हैं। तो स्पर्श रेखा, अभिलंब, अधस्पर्शी एवं अधोलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए।
ये ज्ञात करना है। तो अगर अपन पहले वाले मेथड की बात करें तो ये 80 स्क्वायर 280 दे रखा है, टी का मान यहाँ से मिल जाएगा। अगर पहले वाले मेथड देखोगे 80 स्क्वायर 280, तो 80 स्क्वायर का मान 1 और 280 का मान 2, तो ए का मान भी 1 है अपने, तो ये 1 हो गया, तो टी बराबर 1 आ गया, टी बराबर 1 मिल गया। अब आप या तो फॉर्मूला आपको याद है, ये फॉर्मूला अगर पता है फॉर्मूला दो, नहीं पता तो एक रफ शीट बना के फटाफट चीज निकाल के रख लो क्या क्या है। बात समझ आ रही क्या कर रहा हूँ मैं? एक तो ये याद रखने वाली बात है, जिनको लगता है इतना याद नहीं होंगे, समझ तो लिया आपने, समझ में तो आ गए। अब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, टी बना चुका है आपके पास, एक रफ चित्र बना लो, उसमें ये बता दो ये रहा फिल्म और ये रही स्पर्शरेखा, ये बिंदु एन, ये टी इधर। अब इसी में देख सकते हो क्या क्या चाहिए अपन को, बिंदु दे दिया 1,2, अगर आप पैरामेट्रिक फॉर्म से कर रहे हो तो अपने पास इसका समीकरण आ जाएगा, बोलो इसका समीकरण बोल दो, स्पर्शरेखा समीकरण, टी का मान 1 हो चुका है, वाई टी मतलब वाई इंटू 1, टी का मान 1 आ चुका है, इक्वल टू एक्स का मान 1, टी का मान ये आ गया, ये स्पर्शरेखा का समीकरण। ठीक है, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण बोलो, y प्लस टी एक्स, टी का मान 1, x का मान 1, तो सॉरी x इक्वल्स टू 280, 2 a का मान भी 1, t का मान तो 280 मतलब 2 प्लस 80 क्यूब 1, तो आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये दोनों आ गए आपके पास। अब आपको बस ये बिंदु देखना है, टी बिंदु, इसमें क्या रख दें, y बराबर 0, x का मान कितना हो गया -1,0, ये आ गया इसमें जरा, y बराबर 0 x बराबर 3, तो 3,0 m के निर्देशांक तो 1,0 मिल ही जाएंगे। अब तो तुम सच्ची डायरेक्ट बता सकते हो, अब यहाँ से देख के डायरेक्टली बता सकते हो, ये आ गई अधस्पर्शी, ये अधोलंब, ये स्पर्शिका, दूरी सूत्र लगा दो सीधा, ये अभिलंब, बस ज्ञात कर लो। -1 से 1 के इसमें ये अधस्पर्शी आ गई, इसकी लंबाई 2 आ गई, अधोलंब की लंबाई कितनी आ गई, उसकी भी 2 आ गई, इनके बीच में दूरी सूत्र लगा दो, 1 + 1 2 का 4 + 4 2√2, और इसकी लंबाई देख लो 1 - 3, ये भी 2√2 आ रही है। ये आ गया, हम्म, हम्म, क्या किसी बिंदु पर समीकरण कैसे लिखते हो, बस वैसे ही लिखने, इस पर रेखा का समीकरण कैसे लिखते हो वो सोचो, एक बिंदु दे रखा है, या तो डायरेक्ट बिंदु भी लिख दो, मैंने उसको पैरामेट्रिक फॉर्म से कंपेयर कर लिया, और उसकी समीकरण अपन को याद है, y t = x + 80 स्क्वायर, टी का मान 1 आ चुका था, लग गया उसमें। अब एक किसको कंफ्यूजन है बताओ, लास्ट वाली क्या, ये वाली समीकरण, ये वाली समीकरण देखो अपने पास अभिलंब के समीकरण क्या थी, y + tx = 280 + 80 क्यूब, टी का मान कितना 1 आ चुका है, टी का मान 1 है, तो y + 1 × x, तो y + x बराबर 280, a का मान भी 1 और t का मान भी 1, तो 2 + 80 क्यूब, 1 × 1 का क्यूब 1, तो आ गया। ये उसमें अपन को ऐसा दिखता है, पर यहाँ पे इजी फॉर्म में आ गई इक्वेशन, इजी फॉर्म में आ गई तो अपने लिए आसान हो गया काम। हाँ हाँ, कौन ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, देख जरा इसकी प्रवणता बता, इसकी इसकी, अरे 1 और -1, तू जब बोला है तुझे बोलते बोलते समझ आ जानी चाहिए कि परपेंडिकुलर है, उनका गुणा -1 आ रहा है। ये बात समझ में आ गई सबको?
चलो तो टाइम भी हो गया, टाइम हो गया, 5 मिनट बचे। एक काम करो, इसको दूसरे तरीके से भी देख लो। अगर आप डायरेक्टली करते हो, अवकलन कैसे करते हो वो भी बताता हूँ। देखो अवकलन वाले तरीके से कैसे करते हैं आप। इसका अवकलन करना आता है आपको, 2y dy बाई dx। तो अपने पास dy बाई dx का मान कितना आ गया, 4/2y। अब y कितना है अपने पास, 1,2 पर 2, तो 4/2 इंटू 2 1। तो देखो यहां से प्रवणता 1 ही मिली थी अपन को, तो प्रवणता आ गई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, और ये है 1। ये आ गई इस प्रकार की समीकरण। इसमें डायरेक्टली y बाय 0 रख दो, ये समीकरण आ जाएगी। अब इसमें वही काम कर दो जो काम यहाँ किया था, ठीक है ना। बात समझ आ गई ना, दोनों अप्रोच समझ में आ गए, कर देना फिर। चलिए भाई, तो नेक्स्ट टर्न पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस प्रॉपर्टीज बची हैं। होमवर्क अब ये, अच्छा शीट है किसी के पास, पूरा करना है, पर प्रॉपर्टीज वाला पार्ट छोड़ना पड़ेगा कुछ, वो मुझे देख लेने दो एक बार देख लेता हूँ मैं कितना आ रहा है उसमें। ऑलमोस्ट सब कर लेना, बस बीच में एक आध में प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी तो देख लेंगे अपन। ऑलमोस्ट सारे देख सकते हैं आप क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का लेवल 1 और एक्सरसाइज 4 का लेवल 1। हाँ इतने इतने सारे नहीं बेटा, इतने से चल रही है। क्या हुआ